तो भाई अभी तक हम लोग जो है स्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, स्टैटिस्टिक्स नॉट स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर वी वेर स्टार्टिंग। और हम लोगों ने इस टॉपिक पे कई सारी चीजें पढ़ी थी। क्या क्या चीजें पढ़ी थी सर? सबसे पहले हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, जिसको एवरेज भी बोलते हैं। वी लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज। कौन कौन से मेथड थे? एक था हमारा नॉर्मल मेथड, दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस टाइप से एक मेथड पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो उस केस में अपन कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं। उसके हम लोगों ने दो मेथड पढ़े थे। एक स्टेप डेविएशन मेथड था और दूसरा द सेकंड मेथड वाज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेकंड मेथड? एक तो हम लोगों ने स्टेप डेविएशन assumed मेथड, mean. एक एज्यूम मीन वाला मेथड था और एक स्टेप Assumed. डेविएशन मेथड था। पहले हम लोगों ने एज्यूम मीन पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने स्टेप डेविएशन पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड भी था, जिसको जिसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर अपन ने एक ये एज्यूम्ड मीन जिसका स्टेप डेविएशन वाला मेथड पढ़ा था। ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स वाज कि जो स्टेप डेविएशन वाला मेथड था वहां पे we divided the we we divided our full data। हम लोग कुछ चीजों को कॉमन ले लेते थे सच दैट हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। क्योंकि व्हाट वी डू इज हम लोग एक्सआई जो हमारे जो हमारा डेटा था उससे हम लोग उस डेटा को देख के जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती थी उस फ्रीक्वेंसी को देख के हम कुछ चीजें कॉमन ले लेते थे ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू देयर। ठीक है। सो इस तरीके से अपन ने ये किया था मीन। फिर मीन ऑफ ग्रुप डेटा वी कैलकुलेटेड लाइक दिस। देन देन वी केम टू मीडियन। मीडियन में फिर मीडियन वाज द मिडिल पॉइंट। मीडियन का मतलब होता है मिडिल पॉइंट। इट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यहाँ पे फिर हमने दो केसेस ऑब्जर्व किए थे, एक जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड और दूसरा जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन। So here again we calculated the median, and after calculation of the median, now this was a very good example that we did that day. अब इसका फॉर्मूला भाई एक बार फिर से देख लो यहाँ पे, व्हाट इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूलों को जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको फायदा होगा। L plus n by 2 minus C divided by F multiplied by H, where L is the lower limit of the median class। और मीडियन क्लास क्या होता था? n/2 जो फ्रीक्वेंसी है वो जिस क्लास में लाई करेगी दैट क्लास विल बी कॉल्ड एज द मीडियन क्लास। ठीक है। और उसके बाद H F ये सारी चीजें तो हमें पता है। हियर C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। क्यूमुलेटिव एन को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ विल बी the cumulative frequency will be equal to n only. This I have already told you. Now this was a very good question that we did that day। ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्म जो टॉपिक जो पढ़ा था that was mode। Now mode is basically the maximum, the data, the value whose frequency is maximum, this is called the मोड। अब मोड कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। अनग्रुप डेटा में हम डायरेक्ट इंस्पेक्शन से देख लेते हैं, अच्छा ये वाला सबसे ज्यादा बार आ रहा है, दैट मींस दिस इज द मोड। सो अनग्रुप डेटा में वी कैन कैलकुलेट द मोड बाय इंस्पेक्शन। इन ग्रुप डेटा वी हैव टू कैलकुलेट द मोड, we have to calculate the mode by using the formula, and this is the formula भाई। ठीक है। तो ये फॉर्मूले अब देखो भाई, as a teacher I have the liberty, I can go back and I can see the formula, but as a student you don't have the liberty, and you should not develop this habit of going back every time and looking at the formula। अच्छा अच्छा ये है फॉर्मूला, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं, याद हो ही जाएगा धीरे धीरे। यू शुड नॉट डेवलप दिस हैबिट, राइट। क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे पास है क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर में करवा दूंगा। ठीक है।
उसके बाद we did this question and this was a very interesting question. Why this was a very interesting question? Because यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो कंटिन्यूस नहीं है. मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, the first thing that you should keep in your mind is that the data has to be continuous. क्या बोला मैंने सर? मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड इज दैट द डेटा शुड बी कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस बना दो. कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे सर? हर क्लास को 0.5 से डिक्रीज कर दो, लोअर लिमिट को 0.5 से डिक्रीज कर दो और अपर लिमिट को 0.5 से इंक्रीज कर दो. अब इस प्रोसेस में फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा जो आपका क्लास इंटरवल है, यहाँ पे अगर इफ इट इज 14 माइनस 5, जब आप एक डेटा को 0.5 से डिक्रीज और दूसरे को 0.5 से इंक्रीज कर रहे हो, सो माय डियर फ्रेंड योर क्लास इंटरवल विल बिकम 10. ठीक है, आपका क्लास इंटरवल 10 हो जाएगा. आपके फॉर्मूले का जो लोअर लिमिट है, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विल चेंज और द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास विल चेंज. लेकिन मीन निकालने के केस में चेंज आएगा. मीन निकालने के केस में इसलिए चेंज आएगा बिकॉज मीन निकालने के केस में योर एवरेज विल इंक्रीज, योर एक्सआई विल इंक्रीज बाय 0.5. सो मीन निकालने के केस में अगर मान लो आपने कंटिन्यूअस आई मीन डिसकंटिन्यूअस डेटा को ध्यान से नहीं देखा और आप मीन निकालना शुरू कर दिया आपने, तो यहाँ पे जो xi आपका आएगा that will come out to be 9.5. x1 here it will come out to be 9.5 but it should be 10, तो यहाँ पे मीन निकालने के केस में आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी. बट मीडियन एंड मोड के केस में अगर आपने बाय चांस अगर आपने गलती कर दी, नॉट इन योर बोर्ड एग्जाम बट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बाय चांस अगर आपने गलती कर दी तो you can do some little bit of mental calculation and you can still do the question correctly without wasting lot of time. बट अगर आपने मीडियन के केस में गलती कर दी तो बेटा फिर आपको दोबारा करना ही पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. ठीक है, ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने. अगेन दिस वाज ए केस वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट कंटीन्यूअस, सो वी वर सपोज्ड टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस. अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ. एक सेकंड, somebody is saying something. Sir, I think xi would not change. किसमें बेटा? सर जो आपने लिखा था 9.5 10 हो जाएगा. मीन के केस में why it will not change? यस सर. why it will क्योंकि not दोनों change? तरफ सेम नंबर से हमने एक ऐड से सब्ट्रैक्ट किया है तो कम किया है, एक से ज्यादा किया है. ठीक है, तो 14.5 plus 4.5 it will be 19. Yes, it will be 19, so it won't change. Yes, it won't change. Okay, correct. So I have just एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई यहाँ पे. मीन निकालने के केस में देयर वोंट बी एनी डिफरेंस. मीन निकालने के केस में कोई डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज आप एक फिगर को 0.5 से डिक्रीज कर रहे हो और दूसरे लिमिट को आप 0.5 से इंक्रीज कर रहे हो, सो योर नेट चेंज इन एवरेज विल बी द सेम. आपने लोअर लिमिट को 0.5 से डिक्रीज किया, आपने अपर लिमिट को 0.5 से इंक्रीज किया, सो योर नेट चेंज इन एवरेज विल रिमेन द सेम. सो योर xi और x1 in this case will still be 9.5 only. It will not change. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है you make it a habit of doing the mistakes. This is I am telling you the escape route. अगर आपने गलती से कभी क्वेश्चन आपने देखा, आपको ध्यान नहीं रहा, करते चले गए, कई बार ऐसा होगा. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कई बार ऐसा होगा, आप करते चले गए, फिर बाद में आपको ध्यान आ रहा है यार ये तो गड़बड़ कर दी, तो वहां पे ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है. आप देख लो यहाँ पे कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है. सी माय वे ऑफ टीचिंग इज लिटिल बिट अनकन्वेंशनल बिकॉज मैं आपको, ठीक है, वो चीजें तो मैं आपको बताता ही हूँ. नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ऑल्दो दिस टॉपिक हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, बट स्टिल एक बार पढ़ लेते हैं.
वह पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन जानता है वापस से इंक्लूड कर दिया जाए. But this time they have removed it, so this topic is not going to come in your exam. At least in your board exam, it's not going to come. But what if the topic comes in your competitive exam? तब क्या करोगे? तब तो नहीं बोलोगे ना कि ये टॉपिक तो रिमूव कर दिया था, नहीं आया कोई. Nobody is going to listen to you. So चुपचाप पढ़ लो. देखो भाई, less than or give. This method is graphical representation of cumulative frequency distribution. This is called the graphical representation of cumulative frequency distribution. इसमें अपन क्या करेंगे, हम जो ग्राफ होता है उसको अपन बोलते हैं ओगिव. ठीक है, अब ये क्या है, वह हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड दैट आई डोंट नो, बट अगेन दिस इज नॉट ए लैंग्वेज क्लास. अगर ओगिव को ऑरिगिव भी बोलोगे तो भी आपका काम चल जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड ओगिव. अब ये ओगिव को कैसे आपको कैलकुलेट करना है, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, ये आपको समझना पड़ेगा. सो दिस इज अ मेथड ऑफ, दिस इज इसमें दो टाइप के ओगिव होते हैं, एक लेस देन ओगिव होता है और एक मोर देन ओगिव होता है. ठीक है, सो सबसे पहले आपके पास एक टेबल दी होगी जहाँ पे xi दिया होगा और दूसरा आपके पास fi दिया होगा. ठीक है सर, अब आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो जो इन्होंने स्टेप्स दिए हैं वो आपको फॉलो करने हैं. सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल लिखनी पड़े, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा. सपोज करो डेटा लेके देखते हैं, ऑल्दो आगे वाली स्लाइड में हमारे पास है डेटा, लेकिन चलो लेट अस ट्राई टू टेक 1 2 3, 3 से ही लेते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. यहाँ पे तो 1 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा. ठीक, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर दी. Mark the cumulative frequency along the y-axis on a suitable scale. Now here they have told that I have to select the scale accordingly. तो मैं क्या select करूँगा, मैं y-axis पे 2, 4 और 6 select कर लेता हूँ. Why I am selecting 2, 4 and 6? Because it will be convenient for me. It will be convenient for me. तो मैंने 2 यहाँ ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, मतलब 2-2 यूनिट का गैप ले लिया मैंने. मैं चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 भी कर सकता हूँ, नॉट ए बिग डील. बट आप 1 2 3 4 5 6 कर लो या 2 4 6 कर लो. उसके बाद बोल रहे हैं ये plot the xi fi where xi is the upper limit of a class and fi is the corresponding cumulative frequency. xi is the upper limit and fi is the corresponding cumulative frequency. चलो अब मान लो कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट ये 10 दे देते हैं, ये 0 to 10, ये 10 to 20, मतलब ये हो गया 0 to 10, 10 to 20 और ये हो गया 20 to 30. ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को प्लॉट करना था, ये 10 हो गया सर, ये 20 हो गया सर और ये हो गया 30. 10 जब था तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 थी, सो 10 1 विल बी हियर. 20 पे my frequency was 3, so 23 will be somewhere here, and 30 पे my frequency was 6, so it will be somewhere here. Join the points in step 4 with a freehand smooth curve to get a ogive, and to get the cumulative frequency polygon, join the points in step 4 by the line segment. ठीक है सर, अब इसको पॉइंट्स को इस तरीके से फ्री स्केच से ड्रॉ कर दो तो यू विल गेट ए लेस देन ओगिव. और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए इसको इस तरीके से लाइन से ज्वाइन कर दो, दैट विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है, this was the method of drawing the less than ogive. We will see this method, the same method with a better example. Okay, first of all we should see how to calculate the more than ogive. अभी तो अपन ने लेस देन ओगिव वाला पढ़ लिया, अब मोर देन ओगिव वाला पढ़ेंगे. तो मोर देन ओगिव को क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करना है. सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दो सारे डेटा के करस्पॉन्डिंग.
मार्क द लोअर क्लास लिमिट अलोंग द एक्स एक्सिस। उस केस में क्या किया था, अपर क्लास लिमिट को ड्रॉ किया था, याद है? पिछले केस में हम लोगों ने अपर क्लास लिमिट को ड्रॉ किया था, यहाँ पे हम लोग लोअर क्लास लिमिट को ड्रॉ करेंगे। मार्क द लोअर क्लास लिमिट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड मार्क द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है सर, कर दिया। उसके बाद xi fi पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, एंड वेयर xi is the lower limit and fi is the corresponding cumulative frequency, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो फ्री हैंड स्केच से। फ्री हैंड स्केच से ज्वाइन करने का मतलब ये हुआ, यू आर नॉट गोइंग टू यूज ए स्केल। और जैसे फ्री हैंड से मतलब ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट मान लो यहाँ है, तो इसको ऐसे ज्वाइन करो, फिर ये एक पॉइंट यहाँ है, इसको ऐसे ज्वाइन करो, फिर एक पॉइंट यहाँ है, इसको ऐसे ज्वाइन करो, फिर एक पॉइंट यहाँ, इसको ऐसे ज्वाइन करो। इस तरीके से ज्वाइन करना है, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ स्केल, फिर यहाँ से यहाँ स्केल, यहाँ से यहाँ स्केल, फिर यहाँ से यहाँ स्केल, फिर यहाँ से स्केल से नहीं ज्वाइन करना है, फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। ठीक है। सो दिस वाज द मेथड ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसको, cumulative frequency distribution, method of graphical representation of cumulative frequency distribution। एंड एक बात इन्होंने कही है, क्या कही है सर, कि when nothing is given, that means you have to construct the less than O give। जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहां पे आपको लेस देन कर्व को कंस्ट्रक्ट करना है। चलो, नाउ लेट अस, अब बात आती है कि सर हम लोग हाउ कैन आई डिटरमाइन द मीडियन। ये तो हम लोगों ने कर लिया, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, हाउ विल आई कैलकुलेट द मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आप कोई भी एक कर्व बना दीजिए, या तो आप लेस देन कर्व बना दो, या तो राइट मोर देन कर्व बना दो। ठीक है, बना दिया, आसान है कर्व बनाना। याद रखना, लेस देन कर्व में हम लोग अपर लिमिट लिखते थे, मोर देन कर्व में हम लोग लोअर लिमिट लिखते हैं। ठीक है, तो लेस में मोर, मोर में लेस। ठीक है, अब क्या करना है, एक कर्व, कोई भी कर्व जो भी आपको अच्छा लगे वो कर्व बना दो। उसके बाद n/2 को, n/2 वेयर n इज समेशन fi, इसको आप मार्क कर दो y एक्सिस पे, ये पॉइंट कहां पर जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम द पॉइंट, ये जो आपने पॉइंट मार्क किया है y एक्सिस पे, ये सपोज करो ये आपका कर्व है, यहाँ पे ये आपने पॉइंट n/2 आपने मार्क किया। अब इस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल खींचिए आप x एक्सिस के। ठीक है, x एक्सिस मतलब आपकी जो ये डेटा वाली जो लाइन थी, जो क्लास जो ऑब्जर्वेशन वाली जो लाइन थी, उसके पैरेलल आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, और ये लाइन जहाँ पे भी आपके कर्व को काट रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, इसको, इस पॉइंट को आप मान लो ए। the point where this line is cutting the curve, that you will take as a। अब आपको क्या करना है, ए से आपको एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है, which is perpendicular to the x axis, the coordinate of point b, जहां पे भी ये लाइन आके x axis को कट करेगी बेटा, that will be called as the median। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। ये पॉइंट, ये लाइन जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द मीडियन। अब कई बार आपके पास ये भी केस आता है कि आपको ये बोल देते हैं कि आप लेस देन और मोर देन कर्व दोनों बनाइए। ठीक है, आपको जो है लेस देन और मोर देन कर्व दोनों को बनाना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उस केस में क्या करोगे, आप सबसे पहले लेस देन और मोर देन कर्व एक ही ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। उसके बाद इन दोनों कर्व का, मान लो ये लेस देन कर्व है, ये एक मोर देन कर्व है, इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन को यू विल कॉल एज द पॉइंट ए। और इस पॉइंट का
इस लाइन से, इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे एंड द पॉइंट वेयर दिस लाइन सेगमेंट cuts the x axis will give you the median, or what you can say here is the x coordinate of this point, the x coordinate of this point will give you the median, will give you the median of the given set of data. The x coordinate of this point will give you the median of the given set of data. अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक काम करो, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और वो परपेंडिकुलर x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे काटेगा, that coordinate, that x coordinate will give you the median of the given set of data. ठीक है, ये तो हो गया ओगिव बनाने का तरीका। और ओगिव बनाने के बाद लेस देन कर्व, मोर देन कर्व से कैसे अपन ओगिव बनाएंगे, ये उसका मेथड होगा। अब एक ओगिव बना के देख लेते हैं, आखिर ये दिखता कैसा है ये भी पता कर लेते हैं। चलो भाई, द क्वेश्चन इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 400 students in a medical entrance examination are given in the following table. बहुत अच्छी बात है सर। अब आपको क्या करना है, draw the ogive by less than method, draw the ogive by more than method, find the number of examinees who obtained marks less than 625 and find the number of examinees who obtained marks more than 625. चलो करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कैसे करेंगे, how you will do the question, that we have to see. ठीक है, no, I won't give you time to do this question because that will only be a wastage of the time. So अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे I'm telling you the step, please try to understand what I'm telling. सबसे पहले ये चेक कर लो भाई कि हमारा जो डेटा है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो जब आपने देखा 400 से 450, 450 से 500, कंटिन्यूअस है, अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप आगे बढ़ने से पहले आप 2 मिनट का पॉज लेंगे और थोड़ा पानी पिएंगे। पता चला एग्जाम हॉल में ज्यादा पानी पिया तो फिर एग्जामिनर विल से इसके बॉटल में जरूर चिट चिपकी हुई है। ठीक है, चलो। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे और उसके बाद चूंकि लेस देन की बात है तो हम क्या करेंगे, हम अपर लिमिट्स को प्लॉट करेंगे, है ना। यही पढ़ा था हम लोगों ने कि हम अपर लिमिट्स को प्लॉट करेंगे। अब यहाँ देखो, अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लिखता हूँ, ठीक है, इसी के नीचे लिखते हैं, ठीक है, देन वी विल मैच इट। ये हो जाएगा 30 प्लस 45 इज 75, 75 plus 60 is 135, 135 plus 52 is 187, 187 plus 54 is 241। भाई चेक करते रहना, कहीं गड़बड़ी भी हो सकती है। 241 plus 67 is 308, 308 plus 45 is 353, 353 plus 47 is 400। और देखो यहाँ पे जब आपका 400 आया, अब आप प्राइमा फेसी आप ये कह सकते हो कि योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। कैसे आप कह सकते हो कैलकुलेशन इज करेक्ट? बिकॉज व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है। सो प्राइमा फेसी on first hand you can say that your calculation is correct unless you are so intelligent कि आपने 2 बार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, मिनिमम आपने 2 बार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी बीच में कहीं, और आपकी वैल्यू स्टिल यू आर गेटिंग द वैल्यू एज सेम। ठीक है, अनलेस यू आर सो इंटेलिजेंट। बट इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कोई होता नहीं है। हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम एक बार कोई गलती कर सकते हैं, लेकिन हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हम 2 बार उसी गलती को एक ही क्वेश्चन में करें। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 75 प्लस 60 को मान लो मैंने 145 लिख दिया, तो आइडियली माई आंसर शुड कम एज 410। बट अगेन व्हाट आई डिड कि आई एम सो इंटेलिजेंट डेट से यहाँ पे मैंने इसको 298 कर दिया।
ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 298 कर दिया. So what I'm saying is I'm so intelligent that I did same mistake of same magnitude two times in the same question and still I'm getting the correct answer. तो जहां तक मुझे पता है इतना इंटेलिजेंट कोई होता नहीं है. ठीक है, अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल ली, अब कर्व बना देते हैं सर. चलो देखो भाई, लेस देन 450 हो गए 30, लेस देन 500 हो गए 75, लेस देन 550 हो गए 130, लेस देन 600 हो गए 187, लेस देन 650 हो गए 241, लेस देन 700 हो गए 308, लेस देन 750 हो गए 353 एंड लेस देन 800 हो गए 400. ठीक है, अब इसके बाद इसका कर्व ड्रॉ कर दो सर. कर्व कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा. करना क्या था सर, हमें यहाँ पे लो अपर लिमिट्स प्लॉट करनी थी. तो ये कितना था 400 0 450 30, ये इन कर्व को प्लॉट करके मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ कर दिया. उसके बाद n/2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी, फिर मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी थी. n मेरे पास टोटल कितना आया था, द वैल्यू ऑफ n वाज ठीक है. उसके बाद आपने क्या किया, आपने 200 के करस्पॉन्डिंग लाइन को ड्रॉ किया और उसके बाद ये पॉइंट है और यहाँ से जो भी यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वेयर एवर इट इज कटिंग द एक्सिस, that will give you the median of the number of students. So the median is coming out to be 625 here. The median is coming out to be 625. अब क्या किया हमने, see why it is told to draw the freehand, because we don't know what type of curve it is. What is the relationship between the xi and fi, that I don't know. Whether it is a linear relationship or it is any type of relationship, we don't know. Although in Excel, by the use of Excel, you can get the relationship between xi and fi. fi versus xi का जो curve होगा, you can get the relationship. But since you are not knowing, you don't have any information about it, so it is better to draw it by a freehand. Freehand मतलब आपने बस points को join किया है. You are not using any straight line, you are not using any curve. वो curve किस type का होगा ये हमें नहीं पता है, या curve होगा भी कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता है. That is why it is said that draw it by freehand. ठीक है, अब मोर देन वाले कर्व की बात करते हैं. सो दिस इज द मोर देन वाला कर्व. अब इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. अब आपने क्या किया, 200 से n/2, n की वैल्यू 400 आई थी, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, 200. तो 200 के करस्पॉन्डिंग आप क्या करो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, सो यू विल गेट द वैल्यू एज 625. And the final and the last part of your answer is here 220 and 190. So this was a method of plotting of the curve, जिसको अपन OGIF बोलते हैं. That question was asked last year, but fortunately this year this type of question is not going to be asked because this topic is not in your syllabus this year. अब एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन था. अब आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके मुझे बताना है. द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन ए वन-डे क्रिकेट मैचेस. फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन. वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बट स्टिल आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो जल्दी से करो, मीन निकाल लो और मीडियन निकाल दो और जल्दी से मेरे को आंसर बता दो. ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, कोई गलती का स्कोप है नहीं यहाँ पे, बिकॉज गलती का स्कोप इसलिए नहीं है यहाँ पे बेटा क्योंकि डेटा पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है. फॉर्मूला याद ना हो तो आप चाहो तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि फॉर्मूले को याद कर लो.
the sooner you remember the formula, the better it will be. अब चलो चाहो तो मैं आप लोग के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू H. ऐसा ही होता है या H इंटू F होता है? F इंटू H होता है या H इंटू F होता हाँ है? सर, यही पक्का यही होता है? सही है। पक्का हाँ सही सर, है? यस सर। यस हाँ सर। सर, तो ठीक है, सही है तो हाँ करो सर। फिर. सही है तो करो फिर. तो और मीन का तो फॉर्मूला मैं नहीं बताने वाला. देखो यार, मीन का फॉर्मूला बहुत टफ होता है यार, वो मुझे भी नहीं आता. ठीक है, तो प्लीज आप लोग ना बुरा मत मानना, ऐसे मत करना हाँ सर को भी नहीं आता. ठीक है, ऐसे मत करना क्योंकि मुझे भी नहीं आता मीन का फॉर्मूला. तो जल्दी से करके बताओ मेरे को. यू हैव 2 minutes. ओके. This 16 and this 40 will get cancelled. ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, and this will be 45 minus 24 is nothing but 21. 100 plus 21 divided by 4 multiplied by 5. So this will be equal to 400 plus 105 divided by 4. Now this will be equal to 100 plus ये कितना हो जाएगा 21.25. So finally my result will be 121.25. Is it the same? Is everyone getting the same answer? 101.25? नो सर। 121.25 आंसर नहीं आ रहा है आप लोग का? नहीं सर। नहीं सर। Where is the mistake? Come on, tell me, where is the mistake? Sir, while 22.5 calculate, पड़ेगा लग. Yeah? yes sir, I took 22.5 because directly we would get a whole number there if we multiply 22.5 by 8. तो बेटा 22 नहीं, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? 45 either see, either your calculation is there is mistake in your calculation or there is mistake in my calculation. किसी के कैलकुलेशन में तो मिस्टेक है. फर्स्ट आई विल चेक माइन, देन उसके बाद आप लोग अपनी कैलकुलेशन चेक करो. क्या सभी लोग इस बात से एग्री हो रहे हैं कि n/2 जो हमने फिगर्स ली हैं वो सारी की सारी फिगर्स सही हैं? f की वैल्यू 16 है, h की वैल्यू 40 है, किसी को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? Sir, can you check what you have done for n/2 minus C? No, first you tell me what is the value of c. First you tell me the value of c. 12. 12 है ना, ये ठीक है ना. 12. उसके बाद कैलकुलेशन तो चेक कर ही लेंगे, कैलकुलेशन तो अभी अपन चेक कर ही रहे हैं. ठीक है, अब जब सारे के सारे इस बात से एग्री हो तो चेक करते हैं. सो दिस विल बी 21/4. it will be 21/4 into 5, so it will be 105/5. 105/4, 105 is nothing but 21.25. so final, yes, the answer will be 121.25. क्या प्रॉब्लम है इसमें? Sir, I am getting 144. How? Tell me how. बताइए कैसे है आपका 144? n/2 की वैल्यू कितनी है? 22.5. 22.5. 22.5. CF is 12. 22.5 में से जब आपने 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको कितना मिला? 10.5. सॉरी 10. Yes sir. ठीक है. Yes. 10.5 sir. 22.5 में से जब आपने 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 10.5. डिवाइड कर दिया आपने, किससे डिवाइड किया? 16 से, और यहाँ पे आपका है 40. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 2, दिस विल बी 5. फाइन. 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 52.5, और 52.5 को जब मैं 2 से, क्या प्रॉब्लम है ये? 50 और 2.5 50. हाँ Sir, बोलिए. 105/4 equals to 26.25. Yes, sir. I am also getting that. वेट करो यार, इरेज करने दो. फिर से चलो, फिर से बताओ. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ n/2? n/2 वाज 45/2. 22.5. 45/2 या तो 22.5. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. उसके बाद मेरे जो CF की वैल्यू आई थी, C की वैल्यू कितनी आई थी?
The value of C 12. was 12. 12. 12. I'm just doing whatever you are telling. हाँ, F की वैल्यू कितनी थी? F की 16. 16. 16 16. और H की वैल्यू कितनी थी? H की वैल्यू थी 40. 40 40. और 40. L was 100. तो 100. 100 तो अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे. अब पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. 45/2 minus 12 अगर आप करोगे तो what you will get? You will get 21/2. Say yes or no. 10.5 आया था जिस which is nothing but 21/2 divided by 16 multiplied by 40. यही कर रहे हो आप? So this will be 21/2 multiplied by 16 multiplied by 40. Okay, ये शायद मिस्टेक हो रही थी. ये 2 हो गया, ये 5 हो गया. Now this is equal to, कोई कुछ बोल रहा है. अब 21 into 5 कितना होता है? 105. Yes, sir. So this is equal to 105 divided by 4, which is equal. This is equal to सर 2 10. से 40 को तो डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं बाद में उधर क्या क्या क्या? सर मतलब 40 और 2 है नीचे तो बाद में 2 उधर 20 आ जाएगा, इधर नीचे 16 तो बाद में एक बात 16 बताओ को- आप लोगों को, एक बात बताओ आप लोग को, आप लोग ना बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो. इज द आंसर 126.25? Yes, Yes, sir. sir. पिछली बार जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग यहाँ तक आए थे और उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था 21.25. दैट वाज अ मिस्टेक दैट वाज डन बाय मी deliberately or not deliberately, that is a different thing, but that was a mistake that I did. और आप लोगों ने, सब लोगों ने अपना अपना लॉजिक निकाल लिया कि सर ये 22.5 से मैंने किया तो मेरा आंसर कुछ और आ रहा है और 45/2 से आप कर रहे हो तो आपका आंसर कुछ और आ रहा है. अनदर लॉजिक दैट आई वाज गेटिंग इज, सर यहाँ से तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो. बेटा कैलकुलेशन कहीं से भी करो, द आंसर इज will always be the same. The mistake that I was doing is 105 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया था तो मैंने 21.25 लिखा था rather than it will be 26.25. This was the only mistake that I was doing. This was the only mistake that I was doing. एक बात यहाँ पे याद रखना मेरी, एग्जाम टाइम में, so the finally the answer will be equal to 100 plus 26.25, which is equal to 126.25. ठीक है? The answer that you were giving Sanjita, that was totally absurd. Initially जो आपने 200 something answer दिया था, that was also absurd because it was not even satisfying the definition of median. अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई आंसर आता है जो कि आपने जो आंसर दिया था वो 250 पॉइंट समथिंग दिया था, जो कि यहाँ लाई कर रहा है, बाय डेफिनेशन मीडियन इज द मिडिल ऑफ द डेटा. तो इस डेटा का मिडिल 250 तो कभी हो ही नहीं सकता ना बेटा. सो दैट वाज ए एब्सर्ड आंसर. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि आप लोगों के पास कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ में नहीं, लाइफ इज ए वेरी बिग टर्म. 10th स्टैंडर्ड में आप लोग के पास कई बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे आपको ये लगेगा कि अगर मैं 22.5 लेके करता, अगर मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करता तो शायद मेरा आंसर इजीली आता और शायद मेरा आंसर करेक्ट आता. बट ऐसा नहीं होता है. कैलकुलेशन में आप कोई भी फंडामेंटल मिस्टेक मत करो, बाकी सारी चीजें आप खुद ब खुद किसी भी मेथड से करो, आप कर सकते हो. मुझे इसको 45/2 लिख के करना मेरे को ज्यादा आसान लगा था, तो आई डिड इट लाइक दैट. अगर आपको ये 22.5 से ज्यादा आसान लगता है तो आप 22.5 लेके करो. इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. आपका आंसर भी 126.25 आया, मेरा आंसर भी 126.25 आया. 127.25 वाले थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ कि मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा ठीक से करो. द ओनली मिस्टेक दैट वाज डन हियर वाज दिस वन, कि 105 को जब 4 से डिवाइड किया था तो इट वाज रिटन एज 21.25. दैट वाज द ओनली मिस्टेक. Otherwise, the answer will come, the answer has to come. आंसर का आना आंसर की मजबूरी है.
फाइन। चलो अब ये तो हो गया एक मेथड। अब एक्सआई एफआई दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं भाई, मीन निकालने वाले मेथड की बात कर लेते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हो, एज्यूम मीन से भी कर सकते हो और डायरेक्ट कर सकते हो। एज्यूम मीन से मत करो यार, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। डायरेक्ट आई एम राइटिंग एक्सआई, पहले केस में 40 होगा, दूसरे केस में 80 होगा, तीसरे केस में 120 होगा, चौथे केस में ये 160 हो जाएगा। ये 120 120 80 यहाँ पे हुआ, 120 यहाँ पे हुआ, उसके बाद 160 यहाँ पे हुआ, उसके अगले केस में 200 होगा, उसके अगले केस में 240 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी द, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, तो 40 यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, यहाँ पे 160 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, और यहाँ पे 240 हो गया, ठीक है। तो 6 ये हो गया, और यहाँ पे ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 16 हो गया, और उसके बाद ये कितना था, 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो स्टेप डेविएशन वाले मेथड से आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या लोगे सर, आप h की वैल्यू 40 मान लो, यहाँ पे आप h की वैल्यू यहाँ पे 40 मान लो। इफ यू वांट टू यूज द स्टेप डेविएशन वाला मेथड, इफ यू डोंट वांट टू यूज द स्टेप डेविएशन वाला मेथड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 280, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा, अब देखो 120 इंटू 16, 120 इंटू 16, 16 इंटू 12 इज 16 इंटू 12 इज 192। अब ये थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। दिस विल बी 1920, 16 into 12 is 1920, 160 into 12 it will again be 1920, this will be 400, this will be 720। ऐड कर दो सर, कैसे ऐड करेंगे, ये 80 है, ये 20 है, 80 20 100, 100 plus 20 is 120, 120 plus 20 is 140, 40 यहाँ पे आ गया, कैरी 1, 2 plus 1 3, 4 plus 3 7, 7 plus 9 is 16, 16 plus 9 is 25, 25 plus 11 is 36, ये 3 और ये 3, सो ये हो जाएगा 2 and 5, 5640 डिवाइडेड बाय समेशन कितना आया था पिछले केस में 5640 डिवाइडेड बाय 45। अब इसको डिवाइड करना, अब सर कैसे डिवाइड करना, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, फिर से फंस गए। तो एक काम करो ना, सबसे पहले इसको चेक कर लो भाई, ये 10 और 15, ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से अच्छा मैं इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या ये नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड ये नंबर, हाँ ये नंबर 15 से डिवाइड हो रहा है भाई। एक काम करते हैं, मैं इस नंबर को डायरेक्टली 15 से डिवाइड करता हूँ। तो 15 से डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ पे 3 आ गया। कैसे पता लगा है सर मैंने कि ये 15 से डिवाइड हो रहा है, देखो भाई ये जो नंबर है 5640, ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है। कैसे 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, और चूंकि इस नंबर के लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सिंस दिस नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 3 एंड परफेक्टली डिविजिबल बाय 5, सो दिस नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 15। तो जब 15 से नंबर परफेक्टली डिविजिबल है तो 15 से डिवाइड करो ना, 15 3 जा 45, बचा कितना 11, 15 6 जा 90, 15 7 जा is 105, बचा कितना 90, तो ये यही हो जाएगा 376 divided by 3। now this number is not divisible by 3, this number is not divisible by 3, in fact my answer will be 125.33। हाउ सर, कैसे कर दिया आपने, कैसे सर? देखो जब मैंने इस नंबर को देखा ना 376 को, तो मेरे दिमाग में एक बिजली चमकी। क्या बिजली चमकी सर, मैंने इस 376 को लिख दिया 375 प्लस 1, लिख सकता हूं मैं ऐसे, कोई नहीं रोक रहा है मेरे को। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि मुझे ये पता है कि 300, दिस नंबर इज बेसिकली 300 प्लस 75 प्लस 1।
अब मुझे ये पता है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो मैं अगर इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे बेसिकली इसको जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता है 100 मिलेगा, इसको जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 25 मिलेगा, इसको जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 0.33 मिलेगा। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 125.33। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हम लोग 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं और आईजीएसओ की क्लास में भी पढ़ते हैं। समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन, कहाँ की थ्योरम को कहाँ अप्लाई किया? जिन लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, no, in that case if you are doing calculation mistake you should get 0 marks, you should get 0 marks. So beta, what I was telling you कि this is the application of remainder theorem. आप लोग कुछ लोग जो एजिसो बैच में थे वो पूछते थे कि सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, why, what is the use? This is the use, ये use होता है। Yeah, it is cracking because the internet connection is little bit unstable, although time is already up. So my dear friends, we'll stop here today, and in the next class we will deal with probability